नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है। इस वीडियो में हम देखेंगे ओडी प्लेन रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। ये वो गुमनाम हीरो है जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारी कार से लेकर किचन के माइक्रोवेव तक हर चीज को मजबूती से जोड़े रखती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं। स्क्रीन पर देखिए 10,000। अब पहली नजर में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन सोचिए जरा, ये क्या हो सकता है? किसी शहर की आबादी या शायद कुछ और? मैं एक हिंट देता हूं। इस नंबर का सीधा रिश्ता उस चीज से है जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारी कार। तो सवाल यह है कि भाई 10,000 के इस आंकड़े का एक आम कार से क्या कनेक्शन है? और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर कार की सुरक्षा और मजबूती टिकी हुई है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम 10,000 वेल्ड वाली कार के रहस्य को समझेंगे। फिर हम उस चिंगारी के पीछे के साइंस में उतरेंगे जो असल में धातुओं को जोड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तकनीक कितने अलग अलग तरह की होती है, इसे करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए, और आखिर में इसके फायदे नुकसान क्या हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे छूती है। तो 10,000 क्या है? ये वो संख्या है जितने स्पॉट वेल्ड्स एक औसत कार की बॉडी को एक साथ जोड़ते हैं। जी हां, 10,000। जरा सोचकर देखिए, कार के दरवाजे, छत, चेसीज, सब कुछ हजारों छोटे छोटे लगभग अदृश्य वेल्ड्स से जुड़ा है। ये कोई नट बोल्ट्स नहीं है, ये धातु का धातु से सीधा जुड़ाव है। ये नंबर हमें बताता है कि यह प्रोसेस कितने बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। कार फैक्ट्रियों में रोबोटिक आर्म्स हर मिनट सैकड़ों वेल्ड्स लगाती हैं, वो भी इतनी तेजी और प्रिसिजन से कि देखकर यकीन नहीं होता। यही वो अदृश्य ताकत है जो किसी दुर्घटना के वक्त कार के स्ट्रक्चर को बिखरने से रोकती है। ठीक है, तो अब हम इसका स्केल तो समझ गए, पर यह होता कैसे है? वो कौन सा विज्ञान है जो 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में धातु के 2 टुकड़ों को हमेशा के लिए एक कर देता है? सुनने में यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि एक बार इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया तो हर जगह इसका इस्तेमाल नजर आने लगेगा। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है क्या? जैसा कि यहां लिखा है, ये एक थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। थर्मो यानी गर्मी और इलेक्ट्रिक मतलब बिजली। तो हम बिजली से गर्मी पैदा कर रहे हैं, लेकिन कैसे? यहीं पर तीसरा हीरो आता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। जब भी बिजली किसी चीज से गुजरती है और उसे रुकावट मिलती है तो गर्मी पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 मेन चीजें हैं: जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट, 2 हिस्सों को जोर से दबाकर रखने वाला प्रेशर, और धातु का अपना अंदरूनी प्रतिरोध। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें कोई फिलर मटेरियल नहीं लगता, मतलब बाहर से कोई और धातु नहीं डाली जाती। ये धातु को पिघलाकर उसी से जोड़ देता है। इससे जॉइंट हल्का भी बनता है, मजबूत भी और सस्ता भी। अब आते हैं इसके जादुई फार्मूले पर। सारी गर्मी इसी इक्वेशन से पैदा होती है, H = I² × R × T। यहां H का मतलब है हीट यानी गर्मी, I है करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है I के ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। इसका मतलब है कि करंट का असर डबल नहीं बल्कि स्क्वायर में बढ़ता है। अगर करंट को दोगुना किया तो गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। और हम यहां घर में इस्तेमाल होने वाले 10-15 एम्पियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 5,000 से 20,000 एम्पियर या उससे भी ज्यादा करंट की। ये हमारे घर की बिजली सप्लाई से हजारों गुना ज्यादा है, और ये सारा करंट सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए दिया जाता है। बस इसीलिए ये प्रोसेस इतना तेज और असरदार है। लेकिन ये रेजिस्टेंस या रुकावट आती कहां से है? जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये सिर्फ एक जगह नहीं होती। कुछ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड में होता है, कुछ धातु के अंदर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी रेजिस्टेंस वहां होता है जहां धातु के 2 टुकड़े एक दूसरे को छूते हैं, जिसे हम इंटरफेस RC2 कहते हैं। यहीं पर थोड़ी बहुत गंदगी, हवा और सतह का खुरदुरापन करंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। हमारा पूरा मकसद ही ये होता है कि RC2 पर रेजिस्टेंस को बाकी सब जगहों से ज्यादा रखा जाए, ताकि ज्यादातर गर्मी ठीक उसी पॉइंट पर पैदा हो जहां हमें वेल्ड बनाना है।
बस यहीं पर पिघली हुई धातु का एक छोटा सा नगेट बनता है जो ठंडा होकर दोनों हिस्सों को पत्थर की तरह मजबूती से जोड़ देता है। ये कोटेशन हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है जिसे हीट बैलेंस कहते हैं। जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रोड और जिस धातु को हम वेल्ड कर रहे हैं दोनों का रेजिस्टेंस एक जैसा हो तो गर्मी तो दोनों जगह बराबर पैदा होगी। नतीजा, इलेक्ट्रोड भी धातु से चिपक जाएगा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यहीं पर विपरीत का नियम या रूल ऑफ ऑपोजिट्स काम आता है। अगर हमें स्टील जैसी ज्यादा रेजिस्टेंस वाली धातु को वेल्ड करना है तो हम तांबे जैसे कम रेजिस्टेंस वाले इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें तांबे जैसी कम रेजिस्टेंस वाली धातु को वेल्ड करना है तो हम टंगस्टन जैसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाले इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। मकसद हमेशा एक ही है, गर्मी को सही जगह पर यानी वर्कपीस के इंटरफेस पर फोकस करना। अब भले ही बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल एक ही हो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती। ये एक पूरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य की अपनी एक खासियत है। चलिए इसके 3 सबसे आम और ज़रूरी प्रकारों से मिलते हैं। इससे पता चलेगा कि ये तकनीक कितनी वर्सेटाइल है और अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से कैसे ढल जाती है। इस परिवार का सबसे मशहूर सदस्य है स्पॉट वेल्डिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये धातु की पतली शीट्स को छोटे-छोटे पॉइंट्स या स्पॉट्स पर जोड़ता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, 2 तांबे के इलेक्ट्रोड शीट को दबाते हैं, करंट पास होता है और दोनों शीट्स के बीच में पिघली हुई धातु का एक वेल्ड नगेट बन जाता है। हमारी कार की बॉडी, वॉशिंग मशीन का ड्रम, फ्रिज का दरवाजा, ऑफिस की फाइलिंग कैबिनेट, ये सब हजारों स्पॉट वेल्ड से ही जुड़े होते हैं। ये बहुत तेज है, भरोसेमंद है और ऑटोमेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। हर एक स्पॉट वेल्ड एक बहुत ही सटीक और कंट्रोल्ड साइकिल में पूरा होता है और ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है स्क्वीज। इलेक्ट्रोड आगे बढ़कर वर्कपीस को सही प्रेशर से दबाते हैं ताकि कोई गैप न रहे। फिर आता है वेल्ड स्टेप, जिसमें कुछ मिलीसेकंड के लिए हजारों एम्पियर का करंट छोड़ा जाता है जिससे नगेट बनता है। इसके फौरन बाद होल्ड स्टेप आता है। इसमें करंट तो बंद हो जाता है लेकिन इलेक्ट्रोड का दबाव बना रहता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये पिघले हुए नगेट को ठंडा होकर ठीक से जमने का टाइम देता है जिससे वेल्ड में क्रैक्स नहीं आते। आखिर में ऑफ और रिलीज स्टेप में दबाव हटाकर इलेक्ट्रोड पीछे हट जाते हैं और ये पूरी साइकिल बार बार दोहराई जाती है। परिवार का अगला सदस्य है सीम वेल्डिंग। इसे हम बिजली से सिलाई की तरह समझ सकते हैं। इसमें नोकीले इलेक्ट्रोड की जगह तांबे के घूमने वाले पहियों का इस्तेमाल होता है। धातु की शीट्स इन पहियों के बीच से गुजरती हैं और पहिए लगातार प्रेशर और करंट देते रहते हैं। इससे स्पॉट वेल्ड्स की एक ओवरलैपिंग चेन बन जाती है जो एक लगातार लीक प्रूफ या एयरटाइट सीम बनाती है। ये तकनीक उन चीज़ों के लिए परफेक्ट है जिनमें किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए, जैसे गाड़ियों के पेट्रोल टैंक, एग्जॉस्ट मफलर, स्टील के ड्रम और यहाँ तक कि कुछ डिब्बाबंद खाने के कैन भी। और तीसरा सदस्य है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। इसमें हम करंट को गाइड करने के लिए वर्कपीस को ही डिजाइन कर देते हैं। धातु के एक हिस्से पर स्टैंपिंग करके पहले से ही छोटे छोटे उभार या प्रोजेक्शंस बना दिए जाते हैं। जब दोनों हिस्सों को बड़े फ्लैट इलेक्ट्रोड्स के बीच दबाकर करंट दिया जाता है तो सारा करंट और गर्मी इन्हीं छोटे उभारों पर फोकस हो जाती है। ये उभार पिघलकर वेल्ड बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही बार में कई वेल्ड्स बनाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर नट और बोल्ट को शीट मेटल पर जोड़ने के लिए होता है या फिर शॉपिंग कार्ट और फ्रिज की जाली जैसे वायर मेश प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। तो हमने प्रोसेस देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए। अब बात करते हैं इसके सबसे जरूरी औजार की, इलेक्ट्रोड। ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है जो करंट पहुंचाता है। इसे एक साथ 3 काम करने होते हैं। वर्कपीस पर सही दबाव डालना, बिना खुद पिघले हजारों एम्पियर करंट पहुंचाना और वेल्ड से पैदा हुई गर्मी को तेजी से बाहर निकालना। इसलिए सही इलेक्ट्रोड का चुनाव वेल्ड की क्वालिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोड का मटेरियल चुनना कंडक्टिविटी और मजबूती के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। स्टील जैसी चीजों के लिए हम कॉपर बेस्ड एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे RWMA2। यहाँ RWMA का मतलब है रेजिस्टेंस वेल्डर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये एक स्टैंडर्ड है जो मटेरियल की क्वालिटी पक्की करता है। लेकिन अगर हमें तांबे जैसी बहुत ज़्यादा कंडक्टिव धातु को वेल्ड करना है तो कॉपर इलेक्ट्रोड काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें टंगस्टन या मोलिब्डेनम जैसे ज़्यादा रेजिस्टेंस और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल की ज़रूरत होती है।
GLID कॉप जैसी आधुनिक सामग्रियां कॉपर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के छोटे कण मिलाकर बनाई जाती हैं, जो हाई टेम्परेचर पर भी अपनी मजबूती बनाए रखती हैं और ज़्यादा समय तक चलती हैं। ये स्लाइड हमारे विपरीत के नियम या रूल ऑफ ऑपोजिट्स को असल में काम करते हुए दिखाती है। देखिए, स्टेनलेस स्टील जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उसे वेल्ड करने के लिए हम GLID ऑप या RWMA2 जैसे ज़्यादा कंडक्टिव कॉपर एलॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज़्यादातर गर्मी स्टील में पैदा होती है, इलेक्ट्रोड में नहीं। और इसके ठीक उलट तांबा या पीतल, जो बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं और जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, उन्हें वेल्ड करने के लिए हम टंगस्टन या मोलिब्डेनम जैसे ज़्यादा रेजिस्टिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ हीट बैलेंस को कंट्रोल करने के बारे में है, ताकि एक परफेक्ट वेल्ड मिल सके। तो अब हम इस तकनीक की पूरी तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं। हमने विज्ञान, प्रकार और औजारों को देख लिया है। अब देखते हैं कि इन सब के फायदे क्या हैं और इनकी सीमाएं क्या हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह ये भी कुछ कामों के लिए बेहतरीन है और कुछ के लिए शायद उतनी अच्छी नहीं है। इसके फायदे जबरदस्त हैं, खासकर मास प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले, ये बहुत तेज है। एक फैक्ट्री में 1 मिनट में सैकड़ों वेल्ड्स लग सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई फिल्म मेटल या गैस नहीं लगती, जिससे खर्चा कम होता है। तीसरा, इसे रोबोट से आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता है, जिससे हर बार एक जैसा और भरोसेमंद वेल्ड मिलता है। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस पर इतनी ज्यादा निर्भर है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। इस मशीनरी और रोबोटिक्स को सेटअप करने का शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और ये मुख्य रूप से लैब जॉइंट्स तक ही सीमित है, मतलब जहां एक शीट दूसरी के ऊपर रखी हो। इससे आप ज्यादा मुश्किल शेप या बट जॉइंट्स आसानी से नहीं बना सकते। और हाँ, सुरक्षा की बात करना भी बहुत जरूरी है। जहां हजारों एम्पियर करंट और भारी दबाव हो, वहां खतरे भी होते हैं। उड़ने वाली चिंगारियों से आंखों को बचाने के लिए सेफ्टी गॉगल्स जरूरी हैं। बिजली के झटके से बचने के लिए इंसुलेटेड ग्लव्स जरूरी हैं। कुछ धातुओं, खासकर कोटेड स्टील को वेल्ड करने पर नुकसानदेह धुआं निकल सकता है। इसके लिए अच्छी वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ये एक शक्तिशाली मशीन है। इलेक्ट्रोड के बीच या किसी भी मूविंग पार्ट के पास हाथ रखना बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसलिए इन मशीनों पर काम करने के लिए सही ट्रेनिंग और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो ये था रेजिस्टेंस वेल्डिंग की दुनिया में हमारा सफर। हमने एक साधारण से नंबर 10,000 से शुरुआत की और देखा कि कैसे फिजिक्स का एक सरल सा नियम हमारी दुनिया की सबसे जरूरी चीजों को आकार देता है। अगली बार जब कार में बैठें, माइक्रोवेव का दरवाजा बंद करें या किसी धातु की कुर्सी पर बैठें, तो उन छोटे गोल हल्के गड्ढों वाले निशानों को खोजने की कोशिश करें। वे उस अदृश्य शक्ति के सबूत हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को एक साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि इस सिद्धांत को जानने के बाद ये वेल्ड्स और कहां-कहां पहचाने जा सकते हैं। अपने आसपास देखिए और आप हैरान रह जाएंगे।